हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो मैंने सॉल्यूशन ट्रायंगल आपको बताया था तो उसको आज कंटिन्यू करता हूँ। सॉल्यूशन ट्रायंगल में कुछ थ्योरी बच गया है, उसको पहले मैं कवर करूँगा, फिर उसके बाद उसका डाउट्स पे आऊँगा। तो आज मैं सॉल्यूशन ट्रायंगल के पहले थ्योरी को देखता हूँ। तो थ्योरी में हम सबसे पहली चीज़ जो बच गई थी उसमें छोटा सा एक पॉइंट था, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एच। एक पहला था और एक दूसरा था डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ओ आई मतलब इन सेंटर। इसके बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दोनों फॉर्मूला को मैं लिख दूंगा और एक एक वन बाय वन करके आपको प्रूफ भी दूंगा। तो प्रूफ जैसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। तो देखो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ओ एच कैलकुलेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी ओ एच का फॉर्मूला लिखा है। ओ एच इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर रूट ओवर 1 - 8 cos A cos B cos C। मैंने 3 स्टार दिया। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला को हल्के में मत लीजिएगा, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जितना फॉर्मूला मैंने क्लास में करवाया उसको तो मिनिमम भी आपको याद रखना होगा। एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर मिलेंगे, पर एटलीस्ट इतना फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट था, जो ज्यादा जरूरत था उसको कराया, कुछ एक्स्ट्रा भी कराया है। पर मतलब यही है कि आपको सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल ओ एच इक्वल टू कैपिटल आर रूट ओवर 1 - 8 cos A cos B cos C। कैपिटल आर तो पता ही होगा, कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस एंड एबीसी इज द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे सर्कम सेंटर इन सेंटर का डिस्टेंस। सर्कम सेंटर इन सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो अपनी जगह है। पहले इसके प्रूफ पे आते हैं। तो देखो इसके प्रूफ पे ट्राइंगल के बारे में तो आपको अब सॉल्यूशन ट्राइंगल ऑलमोस्ट आप लोग बना भी ली होगी, क्योंकि थ्योरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था। तो बस ये हुआ और खत्म है। इसके बाद एक क्लास अगर हो सके एक क्लास और में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का डाउट्स आपको और दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाऊंगा। मतलब लगातार क्लास आपको मिलना है। जैसा पहला क्लास हुआ इमीडिएट नेक्स्ट डे सेकंड क्लास आपको मिल जाएगा। मतलब आप रेडी रहिएगा कि अब आपका फिनिश है, अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन ट्रायंगल की जरूरत नहीं। तो चलिए इसके प्रूफ पे आता हूँ। तो मान लिया मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। पहले एक ट्रायंगल का शेप बनाता हूँ। दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। ये है ट्रायंगल। ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया सी। सारा फॉर्मूला तो आपको याद है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, तो इस ट्रायंगल एबीसी में आपको देखो सबसे पहले पॉइंट ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं। पॉइंट ए से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे क्योंकि एच का पोजीशन हमें निकालना है। तो मान लिया ये है। थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में इस पॉइंट्स को थोड़ा इधर और लेके आते हैं। रीजन जो थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए तो बेहतर लगता है देखने में। मान लिया ये है पॉइंट सी, ठीक है। ये है दिस पॉइंट इज ए। तो ये मान लिया कि दिस इज ओ, सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस इज एच, ठीक है। एच थोड़ा फिगर जो टाइप से एच। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि ओ और एच को ज्वाइन किया। ओ एच यही निकालना है। ओ इज द सर्कम सेंटर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या क्या डेटा गिवन है हमारे पास। डेटा सबसे पहले क्या नोन है, दिस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर, ये नोन है। अब इस ओ एच में आते हैं। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, हमें ओ एच लेंथ निकालना है। तो देखो इस ओ एच लेंथ में अब मैं ट्रायंगल ओ ए एच की बात करता हूँ। देखो ट्रायंगल मैं उठाता हूँ ओ ए एच। तो ट्रायंगल ओ ए एच में देख लो ओ ए इक्वल टू आर है, ठीक है। व्हाट इज ए एच, तो आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इट्स एंगुलर पॉइंट। ए एच को हमने रिप्लेस किया था और फॉर्मूला डिराइव भी किया था, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आर कॉस ए। तो दिस इज इक्वल टू मैंने लिखा था ट्वाइस आर कॉस ए। ये भी फॉर्मूला आपको पता है। मतलब ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें बस ये वाला एंगल मिल जाए तो बस प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि फिर ये एंगल मिल गया। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं कोसाइन फॉर्मूला लगा दूंगा। कोसाइन फॉर्मूला बताया कॉस ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, बट ट्वाइस इंटू दिस। तो बस ओ एच कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल सा है। तो हमारा मेन टारगेट है कि हमें कैलकुलेट करना है एंगल ओ ए एच। तो एंगल ओ ए एच कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला एंगल निकालना होगा। ए में से इन दोनों का समेशन माइनस करना होगा। तो देखो क्या करते हैं, ये पॉइंट ओ है। तो देखो ओ से सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड। आपको याद होगा ओ इज द सर्कम सेंटर, मतलब ये डिवाइड करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। और देखो ये सी, ये ट्रायंगल, ये सर्कल जो बनाया, ये सी है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इक्वल टू सी।
मीन्स दिस एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी बोल सकते हो। तो कॉलम सर्कम सेंटर है। अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं तो ये वाला केस में बात कर रहा हूँ ए, ठीक है। तो ये अगर बात करूं तो ये सी है, ये कितना होगा, अगर इसके बात करूं तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू आई सी, और ये क्या होगा सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। दिस एंगल इक्वल टू सी। तो देखो ये सी है, ये 90 है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं डी पॉइंट देता हूँ। तो अब लिखता हूँ एंगल डी ए ओ इक्वल टू लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस सी। ये सी है, ये 90 पाई बाय 2 माइनस सी। और एंगल एच ए सी की बात करूं, एंगल एच ए सी की बात करूं तो ए 90 है, ये सी है, ये एंगल कितना होगा, अगेन दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी लिख सकते हो। एंगल एच ए सी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी। अब आते हैं एंगल एच ए सी पाई बाय 2 माइनस सी, एंगल डी ए ओ पाई बाय 2 माइनस सी। तो अब आते हैं कि देखो टोटल यानी एंगल ओ ए एच की मैं बात कर लिख सकता हूँ एंगल ए माइनस 2 times of pi by 2 minus c, 2 times of this plus this, 2 times of pi by 2 minus c. So this is equal to, तो एंगल a minus pi plus 2c, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज a plus 2c, और पाई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ a plus b plus c। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, a कैंसिल, तो c में गायब हो गया, तो दिस इज इक्वल टू c माइनस b आप लिख सकते हो। मतलब एंगल ओ ए एच इक्वल टू एंगल सी माइनस बी। अब अगर एंगल ओ एच आपके पास पता है तो इस ट्रायंगल का यूज करता हूँ, नाउ यूज दिस ट्रायंगल नाउ। तो अब मैं इसमें लगाता हूँ, इस ट्रायंगल ओ ए एच में फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ओ ए एच इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, कॉस ऑफ एंगल ओ ए एच इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए एच स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ओ ए इंटू ओ एच, ओ ए इंटू ए एच, ओ ए इंटू ए एच। अब इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को आप गौर से देखो। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो क्या दिया हो, ये पता है, ये पता है, ये कैलकुलेट करना है, ये पता है, ये पता है, तो ओ एच नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली आप मतलब इसके बाद आप फॉर्मूला ओ एच निकाल सकते हो, मतलब ओ एच कैलकुलेट करोगे और जो ओ एच आएगा कुछ आपका फॉर्मूला ये आएगा, आर टाइम्स ऑफ 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस। तो कैलकुलेशन अब बचा हुआ है, सारा रिजल्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया, सारा रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया। ओ ए है आपके पास, ए एच है, एंगल है, अब बस फॉर्मूला पे पुट करो, ओ एच निकाल लो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओ एच इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब नेक्स्ट है जो आपका टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो चलो इस वाले टॉपिक को देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, प्रूफ आप कर लीजिएगा। तो मतलब हमें निकालना डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ओ आई। हमने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर की मैं बात करूं तो सर्कम सेंटर इन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में, तो दैट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। जो सेकंड फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, प्रूफ आप कर सकते हैं। तो कैलेंडरी कैलकुलेशन है इसलिए मैं अभी प्रूफ करके बता नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना हो जाता है। तो जहां तक जरूरत हुई वहां तक मैंने प्रूफ आपको बताया भी, सारा पॉइंट बताया भी। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, सारा ज्योमेट्री आपको नोन है, सारी चीजें आपको पता है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए तो थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको फाइनली एक फॉर्मूला ही याद है। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, इन सेंटर पता होगा, सेंटर ऑफ इन सर्कल, सर्कम सेंटर तो पहले से नोन है, कैपिटल आर भी पता है कि सर्कम रेडियस, स्मॉल आर पता है इन रेडियस, तो सारी चीजें पता है आपको। तो ओ आई इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। होपफुली सारी बातें क्लियर होंगी। तो चलो ये मेन थ्योरी था हमारा
हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट पे। तो सॉल्यूशन ट्रायंगल के नेक्स्ट पार्ट में जब आते हैं तो उसमें अब जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीगन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक है कॉन्केव पॉलीगन। फिर उसमें भी रेगुलर पॉलीगन आता है, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। और फिर उसके बाद आते हैं रेगुलर पॉलीगन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमें सर्कम रेडियस और इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन के बारे में करना है। मेनली हमें सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन के बारे में ही डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन के बारे में बता दूं। व्हाट इज द इंटरनल एंगल, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या रिजल्ट होता है, जरा उसके बारे में बता दूं। फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ कि क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीगन के बारे में। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिएगा पॉलीगन। पॉली पॉली तो पॉलीगन्स में स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले पॉलीगन्स में पहले टू टाइप्स की बात करेंगे। तो पॉलीगन्स में सबसे पहले आएंगे, तो सबसे पहले आएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, उसके बाद आएगा कॉन्केव पॉलीगन। तो वह फर्स्ट आएगा दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक आएगा कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन। अब आप कॉन्वेक्स कॉन्केव देखो, इंपॉर्टेंट पढ़ना तो कॉन्वेक्स ही है, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन पॉलीगन होता है हाईएस्ट इंटीरियर एंगल, हाईएस्ट इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। इसमें होता है हाईएस्ट इंटीरियर एंगल, सबसे बड़ा जो इंटीरियर एंगल होता है ना, हाईएस्ट इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 1, that is convex and that is concave. Highest interior angle is less than 180 degree, highest interior angle is greater than 180 degree. तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन कुछ एग्जांपल दिखाए। तो जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल दिखाए, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में और भी केस आ सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब सिर्फ क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ट्रायंगल भी दिखाओ। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेंटागन भी दिखा सकता हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पेंटागन, हेक्सागन भी दिखा सकता हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पेंटागन ही हो गया। ये इसको ऐसे देता हूँ, इसको ऐसे देता हूँ। दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। कॉन्वेक्स हेक्सागन, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स हेक्सागन। कॉन्वेक्स हेक्सागन इंटीरियर एंगल क्या होता है, दिस इज इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल में आता है। दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि 180 से बड़ा नहीं हो सकता आपका इंटीरियर एंगल। वही है, देखो यहाँ भी देखो, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, यहाँ भी लेस देन 180, लेस देन 180, ये भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। कभी भी मतलब इस तरह से होगा, मतलब साइड्स के बीच का जो जो एंगल बनेगा इस तरह से होगा। अगर वही अगर इस तरह से हो जाए, ये वाला पार्ट अगर मान लो इस तरह का केस आ जाए, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं उंगली ये रखा, कि अगर इस तरह वाला केस आया तो दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 180। अगर इस तरह वाला केस आया और ये वाला इंटीरियर रीजन है तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो कॉनकेव में जस्ट यही वाला केस आता है, ये अंडर वाला सेक्शन आएगा, मतलब ये वाला इंटीरियर रीजन में पड़ेगा। ये हो गया कॉन्वेक्स। और कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव की बात करूं तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं तो एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक इस तरह का, दिस इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है ना। ये हो गया इंटीरियर एंगल, सबसे हाईएस्ट इंटीरियर एंगल यही है ना, ये ग्रेटर देन 180 है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। एग्जांपल्स तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन चाहो तो पेंटागन बना दो, चलो मैं पेंटागन बना देता हूँ। ये है, ये है। तो 1 2 3 4 5 पेंटागन। तो फिर से देखो ये है, ठीक है। हेक्सागन में भी आ सकता हूँ, मान लो हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे, ये है और ये, तो ये देखो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन का तो पता था, बट कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है वो क्लियर है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स में
interior angle must be highest interior angle must be less than 180 degree. In case of concave, highest interior angle is greater than 180 degree. तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। इंटीरियर एंगल भी आपको क्लियर है। अब थोड़ा मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, उससे पहले कुछ चीजें और बताता हूँ। तो चलो पहले इसको फटाफट नोट करो, एक स्नैपशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होता है इंटीरियर और क्या होता है एक्सटीरियर, ठीक है ना। इंटीरियर एक्सटीरियर में बात करूंगा, फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट बताता हूँ, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। पढ़ना हमें रेगुलर पॉलीगन नहीं है, बट रेगुलर इरेगुलर के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए, व्हाट इज रेगुलर व्हाट इज इरेगुलर। तो लिखना रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इसमें होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। और इरेगुलर तो क्लियर है, जैसे ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऑल फोर साइड्स इक्वल, दैट इज रोम्बस। पेंटागन में भी आता, वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, मान लिया ये हमने रेगुलर पेंटागन। सिमिलरली रेगुलर हेक्सागन, बेंजीन, रेगुलर हेक्सागन, और भी सारे एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। वही अगर इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करूं, इरेगुलर पॉलीगन मतलब इरेगुलर पॉलीगन क्या, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। इसमें आ जाता हूँ, तो जैसे एक एग्जांपल ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, दिस इज द ट्राइंगल, इरेगुलर ट्राइंगल मतलब, ठीक है। दूसरा अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहता हूँ, तो ये हो गया, ये दिस इज इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन में भी आ जाता हूँ, ये मान लो इसी के बारे में बना रहा था, तो दिस इज इरेगुलर पेंटागन। ऐसे भी ले लो तुम, दिस इज इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो दिस इज इरेगुलर कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो क्या मैटर करता है, साइड्स बस इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन एंड दैट इज कॉल्ड। तो इसके बाद वाला पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन तो आई थिंक क्लियर है। तो इसके बाद वाला पॉइंट आता हूँ, तो अब आता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात। तो देखो क्या करते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहले इंटीरियर एंगल के बारे में बात। तो इंटीरियर पहला पॉइंट है सबके लिए, रेगुलर इरेगुलर सबके लिए बात कर रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, n sided polygon of n sided polygon is equal to n minus 2 into pi, is equal to n minus 2 into pi. सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो पता है, ये सबका समेशन, दैट इज n minus 2 into pi। मतलब कहना मैं कहा था n minus 2 into pi, मतलब ये है इंटीरियर, ये इंटीरियर, सबका समेशन क्या होगा n minus 2 into pi। मतलब अगर ट्राइंगल की बात करें तो क्या होगा, इसके केस n की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 minus 2, यानी इसके में सम ऑफ इंटीरियर 180 डिग्री पता ही है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो n equal to 4, तो 4 minus 2 2 pi, मतलब इस चारों का समेशन 2 pi होगा। अगर पेंटागन की बात करें, रेगुलर हो या इरेगुलर हो डजंट मैटर, बस यहाँ बात करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो पेंटागन n इक्वल टू 5, तो 5 minus 2 3, तो 3 पाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 3 पाई। ये सबके केस में वैलिड है। सिमिलरली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सिमिलरली सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई, is always equal to 2 pi, मतलब sum of exterior angle of regular polygon is always equal to 2 pi। अब एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 2 पाई है, चाहे n की वैल्यू कुछ भी रख दो। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो थोड़ा एक्सटीरियर के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो मैं अलग से फ्रेज फिगर बनाता हूँ, एक्सटीरियर के बारे में डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल और व्हाट इज इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में देखो क्या करूंगा, जैसे मैंने ट्राइंगल के बारे में बात कर ली, ये है ट्राइंगल, तो देखो ये स्टार्ट करता हूँ, जैसे यहाँ स्टार्ट किया, तो ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट एंगल, इसको आगे बढ़ा तो दिस वन इज सेकेंड एंगल, और इसको आगे बढ़ाया तो दिस वन इज थर्ड एंगल। तो ये 1 + 2 + 3 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई। चेक करके देख लो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई। तो इन तीनों का समेशन
1 plus 2 plus 3 that is always equal to 2 मतलब this is always equal to 360 डिग्री। तो ये 360 आ जाएगा, तो तीनों का सम 360। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास क्वाड्रिलेटरल रहा तो दिस इज मतलब एक्स्ट्रा एंगल कौन सा होगा, ये है 1, ये है 2, एक्स्ट्रा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये है 3 और ये है 4। तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई। क्वाड्रिलेटरल की मैं बात किया। सिमिलरली आप दिमाग आएगा सर पेंटागन में दिखा देते हैं, तो पेंटागन में अगर मैं बात करूं तो पेंटागन में रेस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4, एक्स्ट्रा एंगल की बात करता हूँ, एंड दिस वन इज एंगल 5। तो क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 2 पाई। और सिमिलरली हेक्सागन में भी आप देख सकते हो, हेक्सागन को मैं फ्रेस फिगर यहाँ बना देता हूँ, हेक्सागन की बात करूँ चलो रेगुलर ही बना देता हूँ। तो ये आ गया, दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 that is equal to 2 pi। मतलब sum of exterior angle of a regular polygon is always equal to 2 pi and sum of interior angle of n sided regular polygon that is n पर dependent करता है, sum of interior angle depends on n but exterior do not depends on n, वो always 2 pi होगा। तो इंटीरियर के केस में आप रिजल्ट याद रखिएगा n minus 2 into pi that is sum of interior angle। तो ठीक है, तो चलो इसको नोट करो फटाफट, बिना वो टाइम वेस्ट किए। अब हम आएंगे थोड़ा सर्कमरेडिएशन इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन की बात करें। सर्कमरेडिएशन इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन मेन वही है, बचा हुआ जो पार्ट है सर्कमरेडिएशन इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बेटा चलिए लिखिएगा, सर्कमरेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हेडिंग है सर्कमरेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। स्टेटमेंट है सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब सर्कमरेडियस इन रेडियस का हम देखो, व्हाट इज सर्कमरेडियस। सर्कमरेडियस मतलब रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इन रेडियस मतलब रेडियस ऑफ इन सर्कल। जैसे एग्जांपल देते हैं, ऐसा ट्रायंगल की बात होता है, ट्रायंगल के केस में दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द सर्कम सर्कल, दिस इज सर्कम सर्कल एंड दिस वन इज इन सर्कल। ठीक है, ये इन सर्कल, ये क्या हो गया इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इन रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज सर्कम रेडियस। जैसे एक मैंने क्वाड्रिलेटरल उठाया, क्वाड्रिलेटरल सर्कल बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल उठाया, ये मान लो ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल और ये है इसका इन सर्कल, ये हो गया सर्कम सर्कल, ये हो गया इन सर्कल। तो इसका रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, इसका रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। सिमिलरली अगर मैं पेंटागन बना दूं, इसमें पेंटागन बना देता हूँ, ये है ये और ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा इसका सर्कम सर्कल और ये आ जाएगा इसका इन सर्कल। तो अंदर वाले सर्किल को इन सर्किल बोलते हैं, बाहर वाले सर्किल को सर्कम सर्किल बोलते हैं। सिमिलरली हेक्सागन में भी बात कर सकते हैं, अगर हेक्सागन बनाना है सिमिलरली जितना भी साइड बढ़ा दो एन पे डिपेंड करेगा, मतलब वही है। तो ये आ गया हेक्सागन का सर्कम सर्कल और ये आ गया हेक्सागन का इन सर्कल। तो सर्कम सर्कल इन सर्कल सब आपको दिख रहा है। So this is circumcircle, this is in circle, this is circumcircle, this is in circle of this quadrilateral, this is circumcircle, and this is in circle of this pentagon, this is circumcircle, this is in circle of this hexagon। ठीक है, तो circumcircle in circle पता है। तो इसी के रेडियस को कैलकुलेट करना, मतलब बाहर वाले सर्किल के रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस, अंदर वाले सर्किल रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। तो हमारा टारगेट यही है कि हमें सर्कम रेडियस और इन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो इसका तो ऐसे दिया रहेगा तो आप एन की वैल्यू पता है, बट हम रिजल्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास डेटा क्या गिवन होगा, एन दिया होगा। रेगुलर पॉलीगन की बात करें, पहले याद रखना रेगुलर पॉलीगन, हमारा डेटा क्या गिवन होगा, एन गिवन होगा और एक साइड दिया होगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा एंड साइड लेंथ दिया होगा। तो इसमें हमारे पास जो डेटा गिवन है नंबर ऑफ साइड्स एंड इट्स साइड लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं, चलो इसको एक्सप्रेस फिगर बना लो। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन डेटा है, तो नंबर ऑफ साइड्स तो दैट इज इक्वल टू एन मान लिए, और साइड लेंथ दिया हुआ, साइड लेंथ दैट इज इक्वल टू क्या ले लिया, स्मॉल। तो अब आते हैं सबसे पहला लेते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम
रेडियस कैलकुलेट, सर्कल बाद में सर्कम रेडियस। तो देखो हमारे पास तो एन के बारे में पता नहीं ना, हेक्सागन होगा तो ये, पेंटागन पेंटागन होगा तो ये, क्वाड्रिलेटरल ये होगा तो ये, ट्राइंगल होगा तो ये। तो इन जनरल एक रिप्रेजेंट करना चाह रहा है तो एक सपोज इस जनरल टाइप फिगर ड्रॉ कर लिया, मतलब एक इस तरह का फिगर है, मान लिया, मानने में कोई बुराई नहीं है, ये है, मतलब इस तरह से गया। अब ये आगे जाके टच करेगा, क्या होगा डोंट नो, समझे। एक जनरल मान लिया एन साइडेड है, मतलब ये एन साइडेड है, टोटल एन साइडेड है, तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, जनरल बता दिया ऐसे से चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है। अब आगे मान लो एक से एक स्पेशल फिगर उठा लिया, इसके बाद अपना जैसे जैसे जाए, ठीक है। अब आते हैं कि इसके सेंटर पे आए, दिस इज सर्कम सेंटर। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, तो दिस इज ओ, मान लिया दिस इज ए, दिस इज बी, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ओ ए या बोलो ओ बी, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट ओ ए इक्वल टू ओ बी कैलकुलेट करना, दिस इज इक्वल टू आर, और इसको हमें कैलकुलेट, इसमें क्वेश्चन मार देते हैं, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कैलकुलेट करना है, डेटा क्या गिवन है, स्मॉल ए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आपको याद होगा, इसको मान लेते हैं सी। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट है, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बाय टू, क्योंकि इसका लेंथ हमारे पास पहले से क्या पता है, स्मॉल है, तो दिस टू हैव सेम लेंथ, तो दिस इज इक्वल टू ए बाय टू। अब आते हैं इस वाले एंगल पे, आपको पता है कि टोटल एन साइडेड है, और ये टोटल एंगल कितना होता है 360, तो ये 360 और एक पार्ट में आना है, तो क्या होगा, वो एंगल कौन सा, वो सेक्शन में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाय एन। तो मतलब अगर हम बात करें तो ये एंगल क्या होगा, यानी एंगल ओ ए ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय एन। मतलब अगर हम बात करें, हमें चाहिए ओ ए ना, तो हम मतलब दैट इज, और एंगल ए ओ सी की बात करें, ये दोनों इक्वल एंगल है, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय एन। तो ये देखो एंगल पता चल गया, इक्वल मार देते हैं, एंगल पता चल गया, साइड पता चल गया, अब ओ ए नहीं आएगा, ओ ए के लिए क्या करेंगे, तो ये पता है, ठीक है, एंगल पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। अब यूज करते हैं इन ट्राइंगल ए सी ओ, तो लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय एन, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बाय ओ ए, ए सी बाय ओ ए, मतलब ए सी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बाय टू डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो व्हाट इज कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू होगा ए बाय टू डिवाइड बाय साइन पाई बाय एन, मतलब कॉसेक पाई बाय एन। So this is the first formula. This is the formula for circumradius of regular hexagon. Small a representing side length and representing number of sides. So what is the circumradius of regular hexagon? Circumradius so a by 2 cosec pi by n. तो स्नैप ले लो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सर्कमरेडियस आ गया, सर्कमरेडियस क्या आ गया, a बाई टू कॉसेक पाई बाय एन, ये आ गया इसका सर्कम रेडियस, ठीक है। चलिए बेटा, अब आता हूं इन रेडियस। इन रेडियस में सर्कल तो ऐसा होगा, तो लिखते हैं इन रेडियस। यहां भी सारा डेटा वही है, मिटा दिया। अब इन रेडियस में आता हूं, इन रेडियस देखिए, तो ये है रेगुलर हेक्सागन, मतलब रेगुलर साइडेड पॉली एन साइडेड पॉलीगन, ये आ गया इन सर्कल, मान लिया, मानने में कुछ बड़ा ही नहीं है, फिगर थोड़ा टफ हो जाता है, चलिए मान लिया ये टच कर रहा है, ये मानना टच कर रहा है, इसका रेडियस निकालना है, देखो क्या हो। तो पहले इसके सेंटर पे जाऊंगा, ओ, ठीक है, ये पता है ए, ये पता है बी, तो पहले ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इसको क्या ले लिया हमने सी, ठीक है, मिड पॉइंट आता है, इतना तो अंडरस्टूड ही है, सी, ठीक है, सब साइड इक्वल है, तो हमें ओ ए पता है, ओ ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओ सी, ओ ए की तो जरूरत ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑलरेडी अभी कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय एन, तो चाहिए हमें ओ सी, ए सी हमें पता है, तो व्हाट इज ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या पता है, ए बाय टू, ठीक है, ओ सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बाय टू, तो फिर से यही लेते हैं, एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना है, पाई बाय एन। तो क्या यूज करें कि ये आ जाए, तो टेन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी ओ, ठीक है, tan ऑफ पाई बाय एन, मतलब tan ऑफ दिस एंगल, तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज AC बाय OC, तो दिस इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय OC।
व्हाट इज AC? तो a/2 OC को किससे रिप्रेजेंट किया? OC को हमने रिप्रेजेंट किया, जो कैलकुलेट करना है इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल r से, सॉरी हमें कैलकुलेट करना है AC डिवाइड बाय, हाँ OC को, दिस इज अ सर्कम रेडियस इन रेडियस ना, OC इक्वल टू स्मॉल r, तो OC दिस इज अ इन रेडियस, OC कैलकुलेट करना है, तो OC को हमने स्मॉल r से दिया, तो व्हाट इज स्मॉल r? a/2 10π/n, तो 10π/n डिनोमिनेटर में इसको लिख सकता हूँ a/2 cot ऑफ π/n। तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू a/2 cot π/n, और अगर सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला में कैलकुलेट करके क्या लिखा था, कैपिटल R इक्वल टू a/2 cos x π/n। ये दो फॉर्मूला है, आपको ना भी याद रहे ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आप इसको दिमाग में रख सकते हो, पर अगर ना भी ये फॉर्मूला दिमाग में आए तो तुरंत उसको डिराइव कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर बेटर होगा कि अब याद रखें तो बेहतर होगा, डायरेक्ट यूज करने की आदत डालना है। तो दिस इज इन रेडियस, दिस इज सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो रिजल्ट तो हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के बारे में ही पढ़ना है। तो ये दो रिजल्ट था जो बचा हुआ था, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार आप देख लो, जो भी पॉइंट था सारा पॉइंट हमने, सारा ज्योमेट्री, सारा एक एक चीज मैंने क्लियर किया है। आपके पास पूरा चांस है, पूरा टाइम है, आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके आप देख सकते हो, ज्यादा इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार देख लेना। हो गया, तो ये आ गया आपका सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब जो देखो, अब हमें जो डिस्कस करना है अब खत्म है चलेगा। ठीक है, मेन इतना ही था, समझे। अब जो हमें डिस्कस करना है, तो डिस्कस जो करना है जो क्या है, अब जो डिस्कस करना है उसमें हमें थोड़ा इस पे पहले क्वेश्चन करना है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे जो हमने क्वेश्चन दिया है, इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो सर्कम रेडियस एंड रेडियस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसको जस्ट अभी मैं देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, 1-2 सॉल्व करूंगा, 1-2 आपको बनाने के लिए दूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एक स्पेशल सिचुएशन सॉल्यूशन ट्रायंगल हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब किस केस में ट्रायंगल पॉसिबल होगा, किस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कुछ एम्बिगुअस केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो इन जनरल कॉमन सेंस से आप उसको दिमाग लगा सकते हो, पर उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे उसमें अटेम्प्ट करते हैं, और 1-2 क्वेश्चन उस पर भी देखेंगे। ठीक है, मतलब थ्योरी की बात यहीं तक है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोलेंगे, उसको एक्स्ट्रा ही बोलेंगे, तो उसको अभी करके और जस्ट उसके बाद फिर हम डाउट के ऊपर जाएंगे। तो डाउट में कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं या कुछ हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस कर ही दिए, कुछ और स्टैंडर्ड जो हमें लगता है उसको हम 1-2 डाउट क्लास में लगा के डिस्कस करेंगे। आज जो कुछ डिस्कस करेंगे और एक क्लास और देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड करके डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ट्रायंगल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्लास जो होगा, पहले आज की जो क्लास है पहले उसको फिनिश करते हैं, थ्योरी पार्ट, और डाउट जितना हो पाता है ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ, वो क्वेश्चंस क्या है चलिए लिखिएगा। मैं डाल देता हूँ। लिखते हैं क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमने कहा था कि रेगुलर पॉलीगन पे कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको आप नोट कर लो। 4 प्रॉब्लम आपको बनाना है इसको। रेगुलर पॉलीगन में सारी बातें बता ही दी कि रेगुलर पॉलीगन होता कैसा है, इसमें व्हाट इज द इन रेडियस, व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। और उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, तो ये चारों क्वेश्चन को पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 2 साइड्स inscribed in a circle is the geometric mean of the areas of the inscribed and circumscribed polygon of 2 n sides। पहले में 2 n sides है, बाद में n sides से कंपैरिजन किया। दूसरा है, if the area of the circle is a1 and the area of the regular pentagon inscribed in the circle is a2। सारी बात समझ लो, what is a1 what is a2, तो a1 by a2 बताना है। इसका आंसर ये बना, आंसर है 2 pi by 5 sec of pi by 10। इसको याद रखिएगा, आंसर ये साइड में लिख दिया मैंने। तीसरा दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एंड रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर ऑक्टागन एंड रेगुलर हेक्सागन, मतलब इसके 8 साइड्स है, इसके 6 साइड्स हैं, कॉमा द पेरीमीटर ऑफ ईच इज 24 सेंटीमीटर। मतलब
दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है। तो आंसर दिया है 1.8866, ठीक है, ये है। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन द एरिया ऑफ ए पॉलीगन ऑन n साइडेड सर्कमस्क्राइब्ड, पॉलीगन ऑन n साइड circumscribed about a circle is to the area of the circumscribed polygon of 2n sides। मतलब n sides और 2n sides के जो पॉलीगन्स के का जो एरिया का जो है एक सेम सर्किल की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि वो रेशियो है 3/2, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आपको क्वेश्चन देखो, गिवन दैट एरिया ऑफ ए पॉलीगन ऑन n साइड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब n साइड का जो पॉलीगन है सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया और 2n साइड दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो आपका 3/2 है। तो बोल रहा है n की वैल्यू है, पॉलीगन ऑफ 2n साइड 3/2, तो फाइंड n। इसका भी आंसर है n इक्वल टू क्या है आपका 5। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, जो हमने बताया वो तो क्लियर ही है, पर फिर भी आप क्वेश्चन को देख लेना, बनाने की कोशिश करना, क्योंकि आपको रेडियस पता है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, सारा फिगर पता है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको क्लियर है। आप बहुत सिंपल है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा। एकदम रेगुलर पॉलीगन में 4 क्वेश्चन आपको दे दिया, इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पर पहले इस चारों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जरूरत पड़ेगी अगर आप हमसे डाउट पूछे तो हम उसको लाइव वीडियो लेक्चर पे भी, आपको ऑनलाइन लेक्चर पे भी आपको हम सॉल्यूशन दे देंगे, यानी जरूरत पड़ी तो मैं तो जिस तरह से आपका डाउट डिस्कस करना उस तरह भी कर सकता हूँ। आप एक बार पहले सॉल्व कर लेना, ज्यादा डाउट रहा तो मैं पीडीएफ या फिर ऑनलाइन पे आपको डिस्कस कर दूँ, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ। तो नेक्स्ट अब कंप्लीट है, मतलब तो बस एक छोटी सी चीज रह गई है, एम्बिगियस केसेस। तो एम्बिगियस केसेस की केस की मैं बात करता हूँ, बता दो। तो लिखिएगा कुछ एम्बिगियस केसेस की बात करते हैं। एम्बिगियस केसेस, एम्बिगियस केसेस स्टेटमेंट है, एम्बिगियस केसेस, ठीक है। अब आते हैं इसमें कुछ रिजल्ट में बात, एम्बिगियस केसेस में क्या है। तो सबसे पहले एक पॉइंट में लिखता हूँ, उसी में बात करता हूँ। सबसे पहले है कि आपको एक कोसाइन फॉर्मूला हमने बताया था, कोसाइन फॉर्मूला बताया था, तो उसमें क्या था कि जैसे एक रिजल्ट में पता है, ये मैं इधर लिखता हूँ, वी नो दैट कॉस बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ए सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस ए सी, ये तो आपको पता ही है। अगर इसके वैल्यू से अगर मैं साइड लेंथ ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ए सी कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर, अगर मैं ए की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो अगर ए की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए के चांस में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी कॉस बी प्लस क्या आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ए में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो ए की जो वैल्यू आएगी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, अगर मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ तो आ जाएगा सी कॉस बी, वन सेकेंड, स्मॉल सी कॉस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप चेक कर लेना, ये मैंने सही लिखा है, मैंने लिखा है कि इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो ए में क्वाड्रेटिक है, एक का वैल्यू आएगा दैट इज सी कॉस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू ऑफ ए। जस्ट यहीं से देखो, ये कुछ नहीं किया, यहाँ ए में क्वाड्रेटिक है, कंफ्यूजन है ना, ए में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो उससे सॉल्व किया तो ए की वैल्यू आई। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये सही आंसर। अब हमने बोला कि ये जो आंसर है ए इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर, इससे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, इसमें कुछ केसेस आते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में देखो क्या है, पहले देखो ए का, तो अगर इस केस में ए की देखो 2 वैल्यू दिख रहा है, एक दिख रहा है आपका प्लस के लिए, एक वैल्यू दिख रहा है माइनस में। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में कुछ कंडीशन, कुछ डेटा गिवन है, बोला है ए हैज 2 वैल्यू, तो ए हैज 2 वैल्यू का मतलब यही है कि मान लो इसमें अगर हमारे पास बी सी और कॉस बी दिया, बी सी और एंगल भी दिया हुआ है, यानी स्मॉल सी और एंगल बी गिवन है, तो ए की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ दिख रहा है ए में क्वाड्रेटिक है, तो कभी कभी इसका रिजल्ट गिवन होगा तो ए में क्वाड्रेटिक बना के 2 वैल्यू लिखेंगे, A1 और A2, मतलब इस केस में 2 वैल्यू पॉसिबल है। कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही, हो सकता है दोनों वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात है, एक वैल्यू है या दोनों वैल्यू है, तो उस केस में कुछ कंडीशन में देखूंगा कि कब ऐसा होगा कब नहीं होगा,
किस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है, किस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट मैंने लिखा a इक्वल टू सी कॉस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर। तो इस रिजल्ट के बाद देखो सबसे पहला रिजल्ट मैं देखता हूँ केस वन आता है। केस वन क्या है, केस वन है कि दैट इज बी जो है, सबसे पहले अगर देखो ये रूट के अंदर वाला टर्म, रूट के अंदर वाला टर्म, देखो रूट के अंदर वाला टर्म अगर निगेटिव हो गया तो कैसा होगा, तो रूट के अंदर वाला टर्म को क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी साइन बी, और इसे क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी साइन बी। अगर बी माइनस सी साइन बी निगेटिव हो गया, बी प्लस सी साइन बी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बी स्मॉल बी पॉजिटिव, स्मॉल सी पॉजिटिव है, साइन बी भी पॉजिटिव। तो b माइनस सी साइन बी की हम बात करते हैं, तो b माइनस सी साइन बी, तो b माइनस, अगर मैं देखूं कि अगर पहला है कि b माइनस सी साइन बी निगेटिव, मैंने b जो होगा मैंने कह दिया दैट इज लेस देन सी साइन बी, b लेस देन सी साइन, मतलब इससे कंक्लूजन निकाल रहा हूं, b लेस देन सी साइन बी। तो देखो b लेस देन सी साइन बी तो अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव हो गया, अंदर वाला क्वांटिटी जब ये निगेटिव हो गया तो समथिंग प्लस निगेटिव, ठीक है, समथिंग माइनस निगेटिव। अब बात आता है कि देखो एक चांस तो बन रहा है कि भाई चांसेस है कि इसमें कि क्वांटिटी प्लस वाले केस में चांस है, पर इसमें कोई भी चांस नहीं है। अगर b लेस देन सी साइन बी होगा तो इस केस में नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, मतलब इसमें नो ट्रायंगल पॉसिबल, नो ट्रायंगल पॉसिबल। क्योंकि आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये मैं एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करता हूँ। मान लिया कि ये है आपका b, ये है मैंने, ये है b, ये है a। अब देखो c के लिए क्या आ जाऊंगा, तो अब देखो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, ट्रायंगल ऐसे बनाया, c के लिए पॉसिबिलिटी तो इसी पे कहीं ना कहीं होगा। तो वो c के लिए क्या चांसेस है, तो c अगर देखो c का जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो b इक्वल टू सी साइन बी है ना, सॉरी, तो हाँ, तो c, तो देखो c का जो मिनिमम वैल्यू होगा, अगर देखो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ b क्या होता है, क्या था c, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा, ये इसका ac इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ac, यानी सॉरी ये जो लेंथ है इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। तो गौर से देखो AC की वैल्यू क्या आती है, सी साइन बी, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है। बट यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो साइड लेंथ है सी साइन बी से छोटा है, मतलब कहना ये चाह रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो इट इज गिवन दैट लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, मतलब ये जो है आपका, ये आ गया बी और ये आ गया सी, तभी ना, मतलब देखो ये जो आपका है, ये जो है आपका क्लियर है, ये वाला जो क्वांटिटी होगा ये इसको जब टच ही नहीं करेगा तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जब मिनिमम इसका लेंथ इतना होना चाहिए विच इज इक्वल टू सी साइन बी, इसीलिए कहता है कि नो ट्रायंगल पॉसिबल इन दिस केस। बी लेस देन सी साइन बी होगा तो कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, रीजन कि मिनिमम से भी छोटा है जो आपके किसी ट्रायंगल के लिए एडजस्ट नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। जैसे इसी में अगर केस टू की बात करें, इसी में केस टू की बात करें, आपको दिख रहा होगा बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी साइन बी, लेस देन है, आप समझ रहे हो, हम इसी के अंदर से कैलकुलेट करें, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, बी माइनस सी साइन बी, बी प्लस सी साइन बी, बी प्लस सी साइन बी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसलिए बी माइनस सी साइन बी पे ही रूट का नेचर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आएगा बी इक्वल टू सी साइन बी, तो बी इक्वल टू सी साइन बी एक देखो ये वाला क्वांटिटी जीरो हो गया, तो एक वैल्यू आया सी कॉस बी, सी कॉस बी। आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसा करते हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटी आते हैं, बी ऑब्ट्यूज है और बी एक्यूट, बी एक्यूट। अब देखो ऑब्ट्यूज होगा तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी कॉस बी लिखते हैं ना, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी कॉस बी। और पता है कि ऑब्ट्यूज के केस में कॉस बी क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ से ए क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, जो आपका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल की बात है, मतलब ऑब्ट्यूज वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसके केस में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कॉस बी, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर बी इक्वल टू सी साइन बी है तो ऑब्ट्यूज वाला केस नहीं होगा, और एक्यूट वाले में सिर्फ एक ही केस होगा, ऑलरेडी हमने वो केस बता रखा है। वो केस कौन सा होगा, ओनली वन क्लियर केस भी है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा है, मिनिमम तभी हो सकता है जब ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दिस लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी साइन बी। रीजन हमने अभी जस्ट कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सी, अभी जस्ट हमने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू सी साइन बी, इससे छोटा नहीं हो सकता, अब इससे बड़ा हो सकता है। मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब परपेंडिकुलर होगा, मतलब मिनिमम एग्जिस्ट व्हेन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सेकंड केस आ गया। सेकंड केस में हमने क्या लिखा कि b इक्वल टू सी साइन बी। अब आ जाता है इसका थर्ड केस, यहाँ पे क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है। तो इसका आ जाते हैं थर्ड केस, ठीक है। तो थर्ड केस बताओ, तो केस नंबर 3 में आ जाता है, इसको रहने देता हूँ केस 3, क्योंकि इसका यूज अभी लगातार है। केस नंबर 3 में आता हूँ। केस 3 में अगर सपोज हम बात करें
तो केस 3 आपको समझ में आ रहा होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि बी ग्रेटर देन सी साइन बी, बी ग्रेटर देन सी साइन, तो बी ग्रेटर देन सी साइन बी, ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर भी दो केस है, ये पॉजिटिव होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, दो वैल्यू ए का है, क्या दोनों एग्जिस्ट कर रहा है या दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ए का दो वैल्यू है, तो मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि स्मॉल ए की दो वैल्यू अगर हमने बात की तो देखो प्लस के लिए एक होगा, एक माइनस के लिए, प्लस के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस के लिए एग्जिस्ट कब करेगा, माइनस के लिए एग्जिस्ट कब करेगा, उसके लिए देखते हैं। तो बी ग्रेटर देन सी साइन बी में रूट वाला टर्म तो पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले इसमें भी केस लेते हैं, इसमें भी हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। सबसे पहले लिया कि बी को हमने क्या ले लिया, बी को बी इज एक्यूट, सबसे पहले हमने बी को एक्यूट ले लिया, तो देखो कॉस बी इसके केस में पॉजिटिव होगा, अगर बी को हमने एक्यूट रखा तो कॉस बी पॉजिटिव होगा, तो देखो कॉस बी पॉजिटिव होगा, तो आप गौर से देखो अगर कॉस बी पॉजिटिव है तो ये प्लस ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये माइनस ये डिपेंड्स, तो इसमें भी बी इज एक्यूट, तो इसमें भी दो केस आ रहा है, बी इज एक्यूट है तो इसमें भी दो केस आ रहा है कि देखो कैसे आ रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है या इसका मैग्नीट्यूड इससे छोटा है, तो इसमें भी देखो क्या आ रहा है, बी एक्यूट है तो इसमें भी एक सब पार्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला केस सबसे पहला पार्ट जो आता है, इसका पहला पार्ट को मैं स्मॉल चलो 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट में 1 से क्या रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक्यूट है, तो देखो क्या हो केस 3 का सब केस 1 उसका भी सब केस आ रहा है, तो एक्यूट है तो सबसे पहला केस क्या आ रहा है कि सी कॉस बी, सी कॉस बी का मैग्नीट्यूड ये सी कॉस बी ग्रेटर देन क्या होगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर। ये देखो हमने क्यों लिखा, इसका रीजन देखो, अगर बी एक्यूट है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस वाले में से एक से एग्जिस्ट कर ही रहा है, बस हमें चेक करना है कि माइनस वाले में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो माइनस वाले में एग्जिस्ट करने के लिए अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, हमने कहा कि सी कॉस बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इन शॉर्ट कहना ये चाह रहे हैं कि सी आपका ग्रेटर देन बी, इससे ऑब्जर्वेशन से ये जनरेट कंक्लूजन निकल सकता है कि साइड लेंथ सी जो होगा ग्रेटर देन बी होगा, तो उस केस में ये वाला जो डिफरेंस है यानी इसका इसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में बोल सकते हो टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ट्रायंगल आर पॉसिबल, इसके केस में आप बोल सकते हो कि ट्रू ट्रायंगल आर पॉसिबल, यानी ट्रू ट्रायंगल आर पॉसिबल का मतलब ये है कि प्लस वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है और माइनस वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका पॉसिबल है, तो दोनों ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 करके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दोनों ट्रायंगल कैसा दिखेगा क्या दिखेगा जरा उसकी मैं बात करता हूँ। सिमिलरली दूसरा केस क्या आएगा, जब ये इससे लेस होगा, ये इससे लेस होगा तो अंडरस्टूड है कि सिर्फ प्लस वाला ही एग्जिस्ट करेगा, माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इससे लेस में क्या होगा वो भी देखते हैं, एक्यूट में बात करते हैं। तो चलो पहले देखते हैं, सबसे पहले इसके केस में बी एक्यूट, तो देखो ट्रायंगल क्या हो गया, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इसको मैंने ए ले लिया, ये है आपका बी, अब देखो सी के केस में ये सी तो क्लियर है इसी पे आएगा, सी तो इसी पे आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी क्या था, यही था, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, ये सी साइन बी पर सी साइन बी से बड़ा है, तो इससे बड़ा है और एक्यूट है, तो ये वाला साइड कहाँ जाएगा, मेरी बात सुनो, ये वाला साइड कहाँ जाएगा, इस वाले को आप इधर ले जाओ, इधर ले गए तो इससे बड़ा हो गया, इधर ले गए तो इससे बड़ा हो गया, समझ रहे हो, दोनों साइड जा सकता है, मतलब इसके केस में दो पॉसिबिलिटी है, एक्यूट ये एक्यूट बना चाहिए, मतलब एक सी के लिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई तो सी के लिए एक पॉसिबिलिटी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मतलब इन दिस केस टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो मतलब यही है सी, ये है C1 और ये है C2, मतलब ये भी एक पॉइंट सी रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर सकता है, और इससे दिख भी रहा है कि ये जो आपका जो इसका ऑपोजिट साइड है, मतलब ये ए बी, ये ए बी क्या होगा, ए बी क्या बोल सकते हैं, स्मॉल सी ग्रेटर देन बी ही होगा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन करो तो अंडरस्टूड है ये बड़ा होगा। मतलब ओवरऑल हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसके केस में जो दो केस पॉसिबल हुआ वो दोनों केस को इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि जस्ट इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट लेफ्ट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट राइट भी हो सकता है, क्लियर है, तो ये आपका केस आ गया बी इज एक्यूट में, वही चीज क्लियर है मेरी बात को, हमने जो बोला समझ में आ गई वो बात है, वही चीज अगर इसका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सी कॉस बी, this should be less than root over b square minus c sin b whole square,
सी साइन बी होल स्क्वायर, मतलब दैट इज इसमें उलट जाएगा, सी जो होगा लेस देन बी होगा। मतलब हमने कहा कि डिफरेंस जो होगा निगेटिव होना चाहिए, तो उसके केस में आप जब बात करते हैं इसमें केस में क्या होगा, तो अब दिख रहा है इसका और इसका डिफरेंस निगेटिव आ गया, सी प्लस वाला एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस वाला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। मतलब इसके केस में क्या बोलोगे, इसके केस में आप बोल सकते हो ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो सिंपली एक ही ट्रायंगल इसके केस में एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने की बात करते हैं, जस्ट इसी फिगर की बात, इसी फिगर में देखो सी ग्रेटर देन बी होगा, सॉरी बी जो होगा यानी ये वाला साइड इससे बड़ा होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को कंपैरिजन करें, मतलब इस एंगल से ये वाला एंगल छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। तो ये क्लियर है कि इधर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो एंगल यहाँ तक एंगल फिर भी छोटा है, और बढ़ेगा कब, छोटा कब का होगा, जब ये जो C1 C2 जो इधर आ गया, एक समय ऐसा आएगा कि जब इसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि अगर मान लो, देखना जो हम बोल रहे हैं, सुनना मेरी बात, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, आपका पॉइंट सी जो इसी पे मूव करेगा। तो अभी जस्ट हमने कहा कि मिनिमम वैल्यू इस पे है, घटेगा तो वैल्यू ऐसा आ गया, ये ऐसा आया, ठीक है। अब हमने कहा कि इससे छोटा होना चाहिए साइड, इससे सॉरी इससे बड़ा होना चाहिए साइड, तो बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट इधर आया तो बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि एक्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर लाया तो एक समय ऐसा आया जो इक्वल आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया कि दिस इक्वल टू दिस। बट जैसे ही इस कंपेरिजन करेंगे तो एक्यूट की बात करेंगे तो इससे छोटा एंगल यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अभी देखो ये दोनों इक्वल आ गया। अब इसके आगे जो आएगा पॉइंट, उस केस में देखो कि इसका एंगल और इसके एंगल में कंपैरिजन करो तो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो सी इस केस में तब यहाँ आ जाएगा। मतलब जस्ट यही कहना चाह रहे हैं। और देखो इसमें वैल्यू कौन बड़ा है, तो देखो दिखा है ना, दिस इज बी, दिस वन इज सी। तो मतलब यही है कि इस केस में जब फिगर को ऑब्जर्व करो, हमने ये बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, जनरल तो आपको इससे जो दिख ही रहा है कि ये वाला पॉइंट जो साइड दिख ही जा रही है ऐसा ऐसा होगा, तो ये होगा, ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन इससे है। मैंने इसको फिगर से भी क्लियर करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ए है, बी है, सी इस पे मूव कर रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर पे आया तो इक्वल है, इधर गया तो कम होगा, कम हो गया, इधर आता है तो कम होता गया, बस चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर भी आया कम होता चला गया। बट एक समय ऐसा आएगा कि मतलब कम होता चला, एक समय ऐसा आया कि क्या मतलब इससे बड़ा तो हुआ, एक समय ऐसा आया इक्वल आया, इक्वल वाला केस, तो बी ग्रेटर देन सी साइन बी वाला केस तो आपको दिख ही रहा है। अब बात आ रहा है कि ग्रेटर देन सी साइन बी है, अब आता है कि इसके आगे अगर वैल्यू लेते चलो, इसके आगे वैल्यू लेते चलोगे तो एक समय ऐसा आएगा इक्वल है। अब इक्वल के बाद वाला केस में है कि आपको क्या बोल रहा है कि सी और बी इसको कंपैरिजन करेंगे, तो देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एंगल बी और एंगल सी को कंपैरिजन करो तो एंगल बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल सी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तभी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगा। तो इस समय इक्वल आएगा। अब इसके बाद इधर ले जाओगे तो इसका एंगल इस एंगल से छोटा हो जाएगा, मतलब ये साइड बड़ा और ये साइड छोटा। होपफुली क्लियर है। अदरवाइज अगर मान लो ज्योमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजन है तो ये बात तो क्लियर है ना कि ये होगा तो एक ही वैल्यू होगा, ये होगा तो दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा। सिंपल इसका ऑब्जर्व कर लेंगे, हमने ट्राइंगल भी इसको लाके दिखाया, और अब सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये आ गया केस 2 वाला, ठीक है, सॉरी केस 3 का 2 पार्ट, कब, जब बी एक्यूट। और सेकंड पार्ट आपको समझ में ही आ रहा होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट अगर हमने कहा कि सेकंड पार्ट इसका क्या होगा तो आपको समझ में आ ही रहोगी बात है सेकंड पार्ट में क्या होगा। सेकंड पार्ट में बी को अगर ऑब्ट्यूज ले लिया, हमने बी को एक्यूट लिया, सेकंड पार्ट में अगर बी को ऑब्ट्यूज ले लिया तो क्या होगा, तो बी को ऑब्ट्यूज ले लिए तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव प्लस दिस, निगेटिव माइनस दिस। एक तो उसमें होना ही नहीं है, निगेटिव माइनस दिस वाला केस तो होना ही नहीं है, निगेटिव प्लस वाला केस होगा, बट वो भी कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा। तो वही चीज बात करना चाह रहे हैं केस 3 का, जो केस 3 का जो सेकंड पार्ट है, पहला बी एक्यूट हो गया ना, केस 3 का सेकंड पार्ट, इसको एक फिगर ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बी इज ऑब्ट्यूज, बस सब क्लियर है, एंड केसेस भी ऑलमोस्ट है, मतलब सिंपल है, बस बी इज ऑब्ट्यूज, कॉस बी क्या होगा, लेस देन बी। तो ओनली इसमें केस 3 का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट,
only one triangle is possible, only one triangle is possible if कंडीशन है। एक ट्रायंगल तो नेगेटिव तो हो गया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव वाला तो नहीं हुआ, एक ही होगा जब इसके और इसका मैग्नीट्यूड प्लस वाला साइन में सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है। अभी बोल रहे हैं, मेरी बात सुनना, दिस माइनस दिस वाला केस नहीं होगा, दिस प्लस दिस वाला केस हो सकता है। वो कब होगा? जब रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी साइन बी होल स्क्वायर, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका किससे बड़ा होगा? क्योंकि प्लस वाला है तो दिस माइनस दिस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन सी कॉस। ये अगर होगा तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। यानी बी ऑब्ट्यूज है तो ही ये केस बनता है, यानी कि इस केस में ओनली वन केस पॉसिबल। इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो बी और सी में कंपैरिजन होगा तो बी क्या होगा? ग्रेटर देन। ये है आपका मतलब सिंपली ऑब्जर्वेशन से कि ये बी और सी आपका कंपैरिजन देगा तो बी इसमें सी से बड़ा होगा। ये पॉइंट है तो आपको दिमाग में रखिएगा। बी ऑब्ट्यूज, वैसे बी ऑब्ट्यूज है तो सब क्लियर, अपोजिट साइड तो बड़ा होगा ही होगा। ये आपका कुछ केसेस है, उसको मैंने अभी क्लियर किया और इतना ही है एम्बिगुअस केसेस में। एक फास्ट व्यू, फास्ट रिकैप मैं एक बार फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, जो मैं केसेस बताया हूँ तो नोट कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कोसाइन फॉर्मूला से ए की वैल्यू निकाल के रखा। यहाँ देखो फिर से लिखता हूँ, ये प्लस और माइनस है। इसमें देखा कि ए की दो वैल्यू आ रही है, मतलब अगर एंगल बी और स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है तो स्मॉल ए की दो वैल्यू आएगी। अब दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास डेटा है वो डेटा क्या है। तो उस डेटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे ट्रायंगल पॉसिबल है, दो है, एक है कि एक भी नहीं है। तो उसके केस में बात करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले इसमें देखा कि बी सी साइन बी से छोटा होगा, तो आपने देखा कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल बी तो सी साइन बी होता है। तो उस केस में हमने कहा कि इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस रखा कि जब बी को हमने इक्वल टू सी साइन बी किया तो उस केस में देखा कि भाई इसमें एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वांटिटी क्या हो जाता है? नेगेटिव। एक्यूट पॉसिबल है, एक्यूट में एक ही है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी इक्वल टू सी साइन बी राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सी साइन बी की इक्वल है, उससे वो छोटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, साइड लेंथ पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस जो बी इक्वल टू सी साइन बी हमने लिखा था वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल था। तीसरा हमने बोला कि बी ग्रेटर देन सी साइन बी, तो जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था अंदर में तो लिखा था बी माइनस सी साइन बी, बी प्लस सी साइन बी। तो बी प्लस सी साइन बी तो पॉजिटिव है, मेनली बी माइनस सी साइन बी पे ही डिपेंड करता है। तो बी ग्रेटर देन सी साइन बी से ये तो दिख रहा है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, बट इधर वाले पे भी तो डिपेंड करता है कि ये क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक केस है प्लस का, एक केस है माइनस का। तो प्लस वाला केस में भी क्या होगा, माइनस वाला केस में भी क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि इधर वाला क्वांटिटी क्या है। तो उसमें फिर हमने सब केसेस बनाए केस 3 में, बी ग्रेटर देन सी साइन बी में सब केसेस बनाए कि जब बी एक्यूट है तो बी एक्यूट है तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वाला केस तो एग्जिस्ट करेगा, बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव वाला केस तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो वहां से हमने कंपेरिजन करके एक बनाया तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी आई, एक्यूट के केस में दो पॉसिबिलिटी आई कब? जब इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इससे छोटा है तो एक ही पॉसिबिलिटी आई जो हमने बताया था। सिमिलरली ऑब्ट्यूज के केस में हमने बोला था कि बी अगर ऑब्ट्यूज है तो कॉस बी क्या होगा? कॉस बी इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो बी ऑब्ट्यूज तो कॉस बी नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव नॉट पॉसिबल, बट नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है। कंडीशन यही है कि मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है वो मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिस माइनस दिस हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, प्लस है ना, तो दिस प्लस दिस है तो ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो इसका और इसके मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होना चाहिए, तो अभी ट्रायंगल होगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं होगा। तो वही चीज हमने लिखा है कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड में ये बड़ा होगा इससे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस वाला केस तो ऐसे ही खट गया क्योंकि माइनस में ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक ही केस था, उसमें भी कंडीशन ये है कि ये होगा तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं होगा तो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने कहा कि ऑब्ट्यूज के केस में जब ये वाला पॉसिबिलिटी चल रहा है तो ऑब्ट्यूज के केस में सिंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ डेटा गिवन है उससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो हमने कोसाइन फॉर्मूला से उसको दिखाया और ज्योमेट्रिकल अप्रोच से भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जितना हो सका मैंने कर दिया, जरूरत इतना ही है, समझ में आ जाएगी बातें। अगर नहीं मान लो कुछ चीजें आप दिमाग में ना भी रहा तो आपका जो डेटा गिवन है उस डेटा से आप सिंपली कॉमन सेंस सब थोड़ा बस बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चाहिए, आप आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, कितने ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है ना?
तो जो मैंने केसेस बताया उस केसेस को एक बार फिर से देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और फिर से प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन इन अ triangle, in a triangle ABC, sides small b, small c and angle capital B are given. Angle capital B are given such that small a has two values. Small has two values, a1 comma a2, a1 and a2. Then prove that modulus of a1 minus a2 is equal to root over b square minus c square sin square b, b square minus c square sin square b। ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड प्रॉब्लम है, इन ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, a small c and capital A are given, a small c and capital A are given, and b1 comma b2 are two value of third sides B, are two values of third side B, two value of third side B, such that b2 equal to twice b1, ठीक है। then prove that sin of A equal to root over 9a square minus c square divided by 8c square। sin of A equal to root over 9a square minus c square by 8c square। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कैपिटल A इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, स्मॉल a इक्वल टू 7, स्मॉल b इक्वल टू 8, ठीक है, इन triangle ABC, then find the number of triangle, that can be constructed, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका 3 का जो आंसर है इसमें दो ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है, ये दोनों तो प्रूफ ही करना है। तो चलो ठीक है, तो होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी। अब आता हूँ इसमें, ये समझ आ रहा है ना b1 b2 क्या है, मतलब किसी साइड्स में दो पॉइंट अगर पॉसिबल है तो अपोजिट, ये मतलब दो पॉइंट है तो क्लियर है दो साइड्स पॉसिबल, तो वही बात करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक ही दो वैल्यू, एक है प्लस के, एक है माइनस के, एक को a1 ले लो, दूसरा को a2 ले लो, तो ये ऑलरेडी गिवन है कि है ऐसा तो हो रहा है। इसमें आइडिया लगा, इसमें बताना है कि कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। जो डेटा आपको दिया हुआ उस डेटा के हेल्प से आप चेक कर लेना कि क्या आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, उतना आपको थ्योरी ना भी याद है, बस इससे चलो ना, आसानी समझ में आ जाएगा। मतलब करना क्या, मतलब बस इसको देख दिया, सारा डेटा आप रख दो, देखो क्या आ रहा है। अगर है एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर बोल देना जो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपल है, आप बस एक बार बस जो हमने थ्योरी बताया उसको एक बार फास्ट रिव्यू कीजिएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जरूरत पड़ी तो आप अगर आपको जरूरत लगे कुछ क्वेश्चन और करवाना तो मैं कुछ क्वेश्चन इस पर और करवा दूंगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट यही है कि पहले आप थ्योरी एक बार ढंग से देख लेना और उसको फिर बनाना, ठीक है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, चलो यहाँ पे तो डेटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एम्बिगुअस केसेस तो हटाता हूँ। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी साइड बी सी एंड एंगल बी गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, जो डेटा है गिवन है
स्मॉल सी एंड एंगल बी, ये दिया हुआ। तो जो डेटा से हमने ए निकाले, अब देखो ए में क्वाड्रेटिक दिखा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए में जो क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ -2c cos p प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ए में क्वाड्रेटिक दिखा, अगर ए में आप क्वाड्रेटिक देख रहे हो तो ए की कितनी वैल्यू दिखेगी, इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ ए। तो अब दिख रहा है कि ए में अगर क्वाड्रेटिक है तो ए की कितनी वैल्यू होगी, वी हैव टू वैल्यू a1 एंड a2, जो ऑलरेडी बोल रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। यही कहना चाह रहा है कि वी आर गिवन सच दैट ए हैज टू वैल्यू a1 एंड a2, ए का क्वाड्रेटिक बना, हम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, एक माइनस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोल रहा है डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले a1 a2 इसका रूट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a1 प्लस a2 निकाला, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू क्या होगा, -2c cos b, ठीक है। और अगर a1 a2 निकालना है तो a1 a2 इक्वल टू क्या होगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a1 a2। a1 प्लस a2 भी दिख रहा है और a1 a2 भी दिख रहा है, तो अब हमें निकालना है, नाउ कैलकुलेट क्या करना है, मॉडुलस ऑफ a1 माइनस a2। तो मॉडुलस ऑफ a1 माइनस a2 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज a1 प्लस a2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a1 a2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस रख दो इसको, तो जो क्या आ रहा है 4c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई का रिजल्ट आ गया ना। तो ये इसको 4 रह गया, लगता है इसमें कुछ 4 में कुछ इसमें कुछ छूट गया है, लगता है इसमें, लगता है 4 अगर बाहर में 2 होना चाहिए, 2 कर लेना ट्वाइस। तो ये आपका बाहर करेंगे तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देना, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर देना, कट जाएगा और ये कर देना, हो गया हैंस। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हो, 2 b1 b2 की वैल्यू पता है, b2 और b1 के बीच में रेशियो निकाल के उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 में तो नंबर ऑफ ट्रायंगल ही चेक करना है, जो डेटा गिवन है डेटा को डेटा उस पर रखो और चेक कर लो कि कौन सा केस फॉलो कर रहा है। केस ना भी याद है तो आपको सिंपली कोसाइन फॉर्मूला का यूज करने तो आता ही है, उससे क्वाड्रेटिक बना लो, जिसके बारे में कह रहा है, जो डेटा गिवन है, जो अननोन है उससे चेक कर लो और उसके बाद क्वाड्रेटिक बना के चेक कर लो कि भाई क्या है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सारी चीज आपको पता है, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा और करके देखना होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फिनिश है। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात करने के लिए नहीं है, ये एम्बिगुअस केसेस था, सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप इसको समझ सकते थे। मैंने थ्योरी तो लास्ट क्लास तक ही सारा बता ही दिया था, बस कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें रह गई थी जिसको मैंने क्लियर कर दिया। अब बस यही है कि सॉल्यूशन ट्रायंगल का जो ये जो टॉपिक है ये फिनिश है। एक क्लास में कुछ डाउट्स का, एक क्लास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का डाउट, मतलब कुछ मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन को डिस्कस मैं बोर्ड पे ही आपको कर दूं, कुछ और क्वेश्चन जितना तो मैंने क्लास में किया है वो तो है ही, कुछ और भी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आपको क्लास में डिस्कस करूंगा। तो एक क्लास में और इस पे दूंगा कम से कम 1 घंटे की, और उसमें आपको डाउट से डिस्कस करूंगा। आज डाउट भी हुआ और कुछ चैप्टर भी हुआ, कुछ थ्योरी भी हुआ। तो सॉल्यूशन ट्रायंगल अभी फिनिश है, आप बनाते रहो, डाउट हमें कभी भी आपको इमीडिएट 1 से 2 दिन के अंदर में आपको डाउट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। और जस्ट इसके बाद मैं अभी टेस्ट लगाऊंगा, आपका 2 टेस्ट रेडी है सॉल्यूशन ट्रायंगल का, आप लेक्चर देखिए, आज शाम तक आपके पास या कल सुबह तक आपके पास टेस्ट आपके पास आ जाए। तो आप बस सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि आप इसको प्रायोरिटी बेस पे खत्म करें। टेस्ट का यही है कि अगर मान लो कि इस टेस्ट को आप रिविजन करो भी, टेस्ट का ये है कि जो आप पढ़े हो बस वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिलेबस के अंदर में सारी चीजें हैं, आपका स्कोर होना चाहिए, आप देख लेना। सीरियसली टेस्ट दिया करो, जैसे मैं टेस्ट भेज देता हूँ और आप लोग सीरियसली जरूर टेस्ट दो, तो ये नहीं कि टेस्ट है तो आया ना आया बनाया, उस तरह से ना करें, टेस्ट को सीरियसली दें। 2 टेस्ट है, टेस्ट वन दोगे इमीडिएट मैं आपको 4 से 5 घंटे बाद जब भी है तो आपको मैं आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। फिर टेस्ट टू के बाद कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद, तो उसके बाद मैं दोनों टेस्ट का एक साथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सारी चीजें रेडी है, तो ठीक है, तो आपकी क्लास नहीं फिनिश करते हैं और इतना रिविजन करके बना करके